Good morning, all dear students and all dear friends. This is Harish Khungwar and welcome you all on this YouTube channel Excellence English Classes. And today, as you can see, that I'm here with the explanation of ISC story Salvatore that has been written by W. Somerset Maugham. It has been written as Maugham, but it is pronounced as Maugham. W. Somerset Maugham, William Somerset Maugham. He is one of the famous writers who has written so many stories about क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स, जिन्होंने इंसानियत के ऊपर, उनकी क्वालिटीज़ के ऊपर बहुत सारी स्टोरीज़ को लिखा है। तो डब्ल्यू समरसेट मॉगम एक ऐसे वर्सेटाइल राइटर हैं। तो चलिए इनकी स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं। साल्वाटोर की समरी ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं, and those who have not watched, they can go to the playlist class 11th and they can watch from there, or you can also search Salvatore summary by Excellence English Classes, आपको मिल जाएगा देखने को। ओके, तो यहाँ पर समरसेट स्टार्ट करते हैं बोलना, एंड ही सेज आई वंडर इफ़ आई कैन डू इट। वो कहना चाहते हैं कि मुझे इस चीज़ में हैरानी हो रही है, मुझे वंडर है कि क्या मैं ये कर पाऊँगा। राइटर कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि कौन सी चीज़ मैं कर पाऊँगा। इन सिंपल टर्म्स ही वांट्स टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ साल्वाटोर। और वो कह रहा है कि क्या मैं साल्वाटोर की क्वालिटी को पढ़ने वालों को अच्छे से समझा पाऊँगा या नहीं, इसमें भी थोड़ा वंडर है। लेकिन वो स्टार्ट करते हैं, चलिए कि आपको साल्वाटोर को समझाने की कोशिश करते हैं। अब वो स्टार्ट करते हैं, राइटर क्या बोलते हैं, आई न्यू साल्वाटोर फर्स्ट व्हेन ही वॉज अ बॉय ऑफ 15। वो कहते हैं कि जब वो 15 साल का था तब से उसे जानता हूँ। और वो कैसा लड़का था, 15 साल की उसकी एज थी, उसका प्लेजेंट फेस था और लाफिंग माउथ एंड केयरफ्री आइज़। प्लेजेंट यानी जिसको देखकर खुशी मिले, एक हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा। केयरफ्री आइज़ मतलब जैसे वर्ल्ड की कोई फिक्र ना हो, किसी चीज़ की चिंता ना हो, जैसे कुछ यंगस्टर्स होते हैं, एकदम फ्री लाइफ, बिल्कुल उसी तरह का लड़का था। ही यूज्ड टू स्पेंड द मॉर्निंग लाइंग अबाउट द बीच विद नेक्स्ट टू नथिंग ऑन एंड हिज ब्राउन बॉडी वॉज एज थिन एज अ रेल। तो वो क्या करता था, उसका जो रूटीन था, डेली रूटीन, वो बीच पर लेटा रहता था और उस बीच पर उसके सामने कोई दूसरी चीज़ नहीं होती थी। और उसकी ब्राउन बॉडी बिल्कुल बहुत दुबली पतली बॉडी थी, एक दुबला पतला शरीर था। एज अ रेल मतलब एक पतली चीज़ की तरह। ही वॉज फुल ऑफ ग्रेस। फुल ऑफ ग्रेस मीन्स उसके अंदर जो एक अट्रैक्टिवनेस होती है यंगस्टर की, वो उसके अंदर थी, मतलब वो बहुत ही अट्रैक्टिव बंदा था। ही वॉज इन एंड आउट ऑफ द सी ऑल द टाइम, स्विमिंग विद द क्लमजी एफर्टलेस स्ट्रोक कॉमन टू द फिशर बॉयज। तो इन एंड आउट होता रहता था, किसमें, समुद्र में, यानी जहाँ वो रहता था उसके किनारे समुद्र था। तो क्लमजी क्या होता है, एक जैसे अनट्रेंड बॉय की तरह। जैसे कुछ ट्रेंड होते हैं जिनको स्विमिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, बट वो अनट्रेंड बॉयज़ की तरह, जैसे फिशर बॉयज़ करते हैं, जो उनको बचपन से ही सीखने को मिलता है। तो उस एफर्टलेस स्ट्रोक की तरह वो उसमें तैरता रहता था, स्विमिंग करता रहता था। मतलब उसको कोई एफर्ट लगाना नहीं पड़ता था तैरने के लिए, क्योंकि वो उनकी आदत में आ जाता है। स्क्रैम्बलिंग अप द जैग्ड रॉक्स ऑन हिज हार्ड फीट। स्क्रैम्बलिंग अप मतलब वॉकिंग अप, वो चलता था। जैग्ड रॉक्स मीन्स पॉइंटेड रॉक्स, यानी कुछ ऐसी चट्टानें जो पॉइंटेड होती थी, नुकीली टाइप की, और अपने हार्ड फीट से उन पर चलता था, वो रॉक्स पर, चट्टानों पर, पत्थरों पर। फॉर एक्सेप्ट ऑन संडेज ही नेवर वोर शूज़, बिकॉज ही नेवर वोर शूज़, कभी जूते नहीं पहनता था, सिर्फ संडे को छोड़कर, यानी संडे को ही शूज़ पहनता था, अदरवाइज़ वो बेयर फीट ही रहता था।
he would throw himself into the deep water with a cry of delight. और वो उन चट्टानों पर चढ़कर, रॉक्स पर चढ़कर उस पानी में जंप लगाकर कूद जाता था, और जैसे बच्चे जंप मारते हैं क्राई के साथ, चीखने के साथ, उस तरह से। His father was a fisherman who owned his own little vineyard, and Salvatore acted as nursemaid to his two younger brothers. तो उसके फादर एक फिशरमैन थे जिनका एक खुद का छोटा सा वाइनयार्ड था। वाइनयार्ड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, व्हाट इज़ अ वाइनयार्ड। जहाँ पर अंगूरों की खेती होती है उन खेतों को वाइनयार्ड बोलते हैं। तो उसके फादर एक फिशरमैन थे और उनका एक वाइनयार्ड भी था, और जबकि वो साल्वाटोर क्या करता था, अपने दो छोटे भाइयों की देखभाल करता था। एज अ नर्समेड वर्क करता था। नर्समेड का मतलब क्या है, जैसे एक नर्स पेशेंट की देखभाल रखती है, उसी तरह वो अपने छोटे भाइयों की देखभाल रखता था। उनको नहलाता धुलाता था, उनके कपड़े पहनाता था, कॉम्बिंग भी करता था। He shouted to them to come inshore when they ventured out too far. यानी वो उनसे इंश्योर बुलाने के लिए बोलता था। इंश्योर मतलब किनारे पर, साइड पर। जब वो बहुत आगे निकल जाते थे पानी में, समुद्र में, तो उनको वापस बुलाता था और उनको ड्रेस करता था, कपड़े पहनाता था। और जब ये टाइम होता था उनके लिए क्लाइंब करने के लिए, एक रॉक पर, एक चट्टान पर, वाइन क्लैड हिल, एक ऐसी पहाड़ी जहाँ पर बहुत सारी वाइन हैं। वाइन किसी भी चीज़ की, बहुत सी चीज़ों की, वो लौकी तुरई की हो सकती है या पंपकिन की हो सकती है। तो ऐसी सारी बहुत सारी वाइन्स जो रॉक को पूरी तरह से कवर किए हुए हैं, तो इसलिए उसको वाइन क्लैड बोला गया है। क्लैड का मतलब ड्रेस करना, यानी जो चारों तरफ से लिपटी पड़ी है, उस रॉक पर वो ऊपर चढ़ते थे और वहाँ से अपना फ्रूगल मिड डे मील प्रिपेयर करते थे। फ्रूगल मतलब इकोनॉमिक, यानी जो उनके बजट में आ जाए, जो उनकी डेली लाइफ का हिस्सा है, उस फूड को कलेक्ट करने के लिए वो लोग ऊपर रॉक पर चढ़ते थे और फूड लेकर आते थे। तो ये उनका डेली रूटीन था उस टाइम पर। अब यहाँ से कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है साल्वाटोर की। ये उसका तब का एक्सपीरियंस है, तब की उसकी बात की जा रही है जब वो 15 ईयर का था। अब वो थोड़ा और उसकी एज बढ़ जाती है। बट बॉयज़ इन दो सदर्न पार्ट्स ग्रो अपेस। क्या बोला है इसने, राइटर ने बोला है कि जो सदर्न पार्ट है वहाँ पर जो बॉयज़ हैं वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ जाते हैं। एंड इन अ लिटिल वाइल ही वॉज मैडली इन लव विद अ प्रिटी गर्ल हु लिव्ड ऑन द ग्रैंड मैरिना। और जब वो थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसे ग्रैंड मैरिना में रहने वाली एक लड़की से प्यार हो जाता है। लड़की काफ़ी प्रिटी थी, सुंदर थी, तो इसलिए वो अट्रैक्ट हो जाता है उससे। शी हैड आइज लाइक फॉरेस्ट पूल्स एंड हेल्ड हरसेल्फ लाइक अ डॉटर ऑफ द सीजर्स। तो उसकी आँखों की तारीफ़ करते हुए राइटर क्या कहता है कि ऐसी आँखें थीं जैसे फ्रेश पूल होते हैं फॉरेस्ट के, एकदम ब्लू कलर के। तो ऐसी उसकी आँखें थीं, और उसका जो अपीयरेंस था या फिर उसका जो स्टेटस था, उसको देखने से ऐसा लगता था कि मानो वो सीज़र की लड़की हो। सीज़र कौन था? एक रोमन रूलर था, जूलियस सीज़र। जूलियस सीज़र का नाम शायद आप लोगों ने सुना हो, बिकॉज जस्ट लाइक टेम्पेस्ट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, जूलियस सीज़र भी एक प्ले है विलियम शेक्सपियर का। जूलियस सीज़र, मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, बहुत सारे ड्रामाज हैं जो विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं। तो जूलियस सीज़र एक ऐसा ही ड्रामा है। तो इसलिए उसको बताया जाएगा कि मानो वो सीज़र की लड़की हो, तो ऐसी उसकी अपीयरेंस, ऐसी उसकी ब्यूटी थी। दे वर अफियंस्ड, तो उनकी सगाई भी हो गई। बट दे कुड नॉट मैरी टिल साल्वाटोर हैड डन हिज मिलिट्री सर्विस। अब देखिए, उस लड़की का स्टेटस थोड़ा हाई था लड़के से, तो वही कंडीशन आ गई जैसे ओल्ड मूवीज़ में होता था। पुरानी मूवीज़ जो 90s के टाइम की मूवीज़ हैं, उनमें क्या होता था कि जाओ पहले 1 करोड़
कब बैग भर के लाओ तब मेरी लड़की से शादी करना। तो यहाँ पर कंडीशन क्या दी गई, पहले मिलिट्री में सर्विस करके आओ तब लड़की की शादी होगी, सगाई तो हो चुकी। तो आइलैंड को छोड़ने पर वो एक बच्चे की तरह रोया। इट वॉज हार्ड फॉर वन हु हैड नेवर बीन लेस फ्री दैन द बर्ड्स। यानी एक ऐसे इंसान के लिए ये चीज़ तो टफ होगी ही कि जिसने कभी भी ऐसी लाइफ को नहीं बिताया हो जैसी लाइफ सोल्जर्स की होती है या फिर किसी बाहर रहने वाले इंसान की होती है। तो वो बर्ड की तरह फ्री रहता था। टू बी एट द बैक एंड कॉल ऑफ अदर्स। बैक एंड कॉल ऑफ अदर्स मतलब दूसरों की डिमांड पर काम करना, दूसरों के ऑर्डर पर काम करना, ये उसे पसंद नहीं था। तो उसके लिए ये थोड़ा हार्ड भी था। इट वॉज हार्डर स्टिल टू लिव इन अ बैटलशिप विद स्ट्रेंजर्स इंस्टेड ऑफ इन अ लिटिल वाइट कॉटेज अमंग द वाइन्स। और उसके लिए एक ऐसी जगह पर रहना जहाँ बैटलशिप हो और अजनबी लोग हों, उनके साथ रहना बहुत मुश्किल था। क्योंकि उसके रहने की आदत क्या थी, अपनी वाइट कॉटेज में, और उसके सामने वाइन्स थी, सामने समुद्र का किनारा था। और अब उसको रहना है एक नॉइजी फ्रेंडलेस सिटीज़ में, और जहाँ पर स्ट्रीट्स, सड़कें इतनी क्राउडेड होती हैं कि उनको क्रॉस करने में भी डर लगे। तो ऐसे माहौल में जाने पर उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है, वो बच्चे की तरह रोने लगता है। When he had been used to silent paths and the mountains and the sea, यानी उसे आदत थी किसकी, साइलेंट रास्तों की, माउंटेन्स की और सी की, लेकिन उनको छोड़कर उसे जाना था उन तंग और भीड़ भाड़ वाली गलियों में जिसे पार करते हुए भी उसे डर लगे। I suppose it never struck him that Asia, which he looked at every evening। तो राइटर कहता है कि मैं ये मानता हूँ, ये सपोज़ करता हूँ कि एशिया जो आइलैंड था जहाँ अब वो जॉब के लिए गया हुआ था ट्रेनिंग के लिए, उसने आइलैंड ने उसको कभी भी स्ट्रक नहीं किया, यानी वो आइलैंड उसे कभी पसंद ही नहीं आया। और जो हर शाम को एक फेरी आइलैंड की तरह लगता था, सनसेट टाइम पर जब सनसेट होता था तो आइलैंड बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन वो भी उसके सामने कुछ भी नहीं था। To see what the weather would be like next day or Vesuvius Pearly in the Down had anything to do with him at all। यानी उस आइलैंड को देखने पर नेक्स्ट डे का लोग वेदर बता सकते थे, या फिर वेसुवियस था जो एक वॉल्केनो है जो पर्ली इन द डाउन, यानी डाउन में मॉर्निंग के टाइम में हो जाता है, पर्ल टाइप का मोती की तरह उसका कलर हो जाता है। हैड एनी थिंग टू डू विद हिम एट ऑल, यानी ये सारी चीज़ें उस पर कुछ ना कुछ इम्प्रेशन ज़रूर डालती। एशिया आइलैंड का नज़ारा और वेसुवियस उसको जो देखने को मिलता था, कलर चेंज करता रहता था। यहाँ मतलब कहने का ये है कि वहाँ भी बहुत सारी अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें थीं, लेकिन किसी भी चीज़ में उसका मन नहीं लगा। But when he ceased to have them before his eyes, he realized in some dim fashion that they were as much part of him as his hands and his feet। तो आंखें बंद करके जब वो सोचना चालू कर देता था तो उसकी यादों में उसका खुद का घर नज़र आता था, और वो ये सोचता था कि जैसे मेरे हाथ हैं और पैर हैं तो मेरा घर भी मेरी बॉडी का एक पार्ट है। ही वॉज ड्रेडफुली होमसिक फील कर रहा था वो, यानी घर जाने की इच्छा थी उसकी बहुत बड़ी, घर की बहुत याद आ रही थी। बट इट वॉज हार्डेस्ट ऑफ ऑल टू बी पार्टेड फ्रॉम द गर्ल ही लव्ड विद ऑल हिज पैशनेट यंग हार्ट। लेकिन सबसे मुश्किल बात क्या थी, जिस लड़की के लिए वो इतनी दूर आया था उससे इतना दूर रहना ही सबसे मुश्किल था उसके लिए। ही रोट टू हर इन हिज चाइल्ड लाइक हैंड राइटिंग। अब वो उसे लेटर लिखता था वहाँ से अपने बचकानी राइटिंग, यानी बच्चों जैसी राइटिंग में, लॉन्ग इल स्पेल्ट लेटर्स
लंबे लंबे लेटर्स, बड़े बड़े लेटर्स, इल स्पेल्ड यानी जिनमें स्पेलिंग भी ठीक नहीं होती थी, ऐसे लेटर्स लिखता था। इन विच ही टोल्ड हर हाउ कॉन्स्टेंटली ही थॉट ऑफ हर एंड हाउ मच ही लॉन्ग टू बी बैक। तो अपने लेटर्स में उसे बताता था कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, कितना सोचता हूँ तुम्हारे बारे में, और ये भी बताता था कि मेरी घर लौटने की बड़ी इच्छा है। He was sent here and there to Spezia, to Venice, to Bari and finally to China. तो उसे कई जगह भेजा गया ट्रेनिंग के दौरान, मिलिट्री सर्विस के दौरान, स्पेजिया, वेनिस में, बारी में और चाइना में। देखो कहाँ गया चाइना। इस प्रेजेंट कंडीशन ये है कि चाइना में बहुत बुरे हालात हैं और चाइना की वजह से पूरी दुनिया बर्बाद हुई पड़ी है। Here he fell ill of some mysterious ailment, और वहीं जाकर चाइना में जाकर उसको वो मिस्टीरियस एलिमेंट हुआ, मतलब डिजीज़, बीमारी लग गई। दैट kept him in hospital for months, और जिस वजह से कई महीनों तक उसे हॉस्पिटल में रहना पड़ा। बिल्कुल प्रेजेंट कंडीशन को शो करता हुआ ये सेंटेंस है कि चाइना में जाकर उसे एक अजीब तरह की बीमारी लग गई। He bore it with the mute and uncomprehending patience of a dog. तो उस बीमारी को वो ऐसे बर्दाश्त कर रहा था जैसे किसी अनकम्प्रीहेंडिंग पेशेंस, यानी जो किसी की समझ में नहीं आया, ऐसे उसको बर्दाश्त कर रहा था जैसे एक डॉग बर्दाश्त करता है अपने किसी दर्द को, दुख को, जैसे एक डॉग बर्दाश्त करता है, किसी से कह नहीं पाता है। सेम कंडीशन में उस बीमारी को वो बर्दाश्त कर रहा था। When he learned that it was a form of rheumatism that made him unfit for further service, his heart exulted. और जब उसे ये पता चला कि ये तो एक तरह का rheumatism है, rheumatism मतलब जैसे गठिया बोलते हैं, जोड़ों में जहाँ जॉइंट पेन्स होता है, जहाँ जहाँ बोन्स के जॉइंट्स होते हैं वहाँ वहाँ दर्द होता है, इंसान काम नहीं कर पाता है, और इस वजह से वो आगे सर्विस करने में अनफिट हो गया। डॉक्टर्स ने कह दिया कि ये अनफिट है, ये जॉब नहीं कर पाएगा। तो लेकिन उसे अफसोस होना चाहिए था, लेकिन उसके मन में खुशी आ गई। एक्सल्टेड, वो सेलिब्रेट करने लगा, एन्जॉय करने लगा। फॉर ही कुड गो होम, किस वजह से कि जब मैं जॉब के लिए अनफिट हो गया हूँ तो मैं घर लौट पाऊँगा। लेकिन उसका क्या रिज़ल्ट होगा वो शायद उसने अभी सोचा नहीं। एंड ही डिड नॉट बॉदर, इन फैक्ट ही स्कार्सली लिसन्ड। यानी एक दूसरी बात जो डॉक्टर ने कही थी उसको ध्यान से उसने सुना नहीं। When the doctors told him that he would never again be quite well, डॉक्टर ने उसने क्या कहा था कि वो दोबारा कभी भी इस बीमारी से बाहर नहीं निकल पाएगा, कभी ठीक नहीं हो पाएगा। What did he care when he was going back to the little island he loved so well and the girl who was waiting for him? लेकिन आगे सही रहने की ना रहने की उसे क्या परवाह, क्योंकि अब वो अपने घर जा रहा था और अपनी लवर से मिलने के लिए जा रहा था। तो वो उस खुशी के सामने उसके दूसरे गम सभी छुप गए। अब वो वापस लौटने लगता है और वापस लौटने के बाद क्या उसे देखने को मिलता है। When he got into the rowing boat, रोइंग बोट मतलब जिसे रो करके ले जाते हैं डंडों के सहारे पार करके, दैट मेड द स्टीमर, और वो उसे स्टीमर तक ले गई, जो स्टीमर बोट होती है, फ्रॉम नेपल्स, एंड वॉज रोड अशोर ही सॉ हिज फादर एंड मदर स्टैंडिंग ऑन द जेटी। जेटी मतलब रॉक्स, एक फ्लैट सरफेस रॉक की जहाँ पर सब लोग खड़े हुए थे। तो जब वो पहुँचा तो उसके फादर, उसकी मदर, उसके दो छोटे भाई जो अब बड़े हो चुके थे, सबने दूर से ही अपना हाथ हिलाया, वेव किया, लेकिन उसकी आंखें तलाश रही थी किसी और को। His eyes searched among the crowd that waited there for the girl. He could not see her. लेकिन उसकी आंखें उस लड़की को तलाश रही थीं। तो जब वो उसे नहीं देख सका, there was a great deal of kissing when he jumped up the steps, and they all, emotional creatures, cried a little when they exchanged their greetings. यानी जब काफ़ी टाइम हो गया और जब वो वापस लौट कर आए तो बहुत सारी इनकी डीलिंग हुई किसिंग की, यानी जैसे माँ बाप अपने बच्चों को किस करते हैं, चूमते हैं, उस तरह से
और वो सभी इमोशनल हो गए बहुत, और दुआ सलाम करते हुए, नमस्ते करते हुए वो सभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। अब सवाल आया, ही आस्क्ड वेयर द गर्ल वाज, उसने पूछा लड़की कहाँ है वो। His mother told him that she did not know. They had not seen her for 2 or 3 weeks. उसकी माँ ने क्या जवाब दिया कि इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, और 2-3 वीक हो गए, 2-3 हफ्ते से उसे देखा ही नहीं है। So in the evening when the moon was shining over the placid sea and the lights of Naples twinkled in the distance, he walked down to the Grand Marina to her house. तो रेस्ट करने के बजाय शाम को ही वो निकल जाता है, जब रोशनी हो रही थी नेपल्स में, और दूर से ही ग्रैंड मरीना की रोशनी उसे दिख रही थी। वो वहाँ पहुँच जाता है ग्रैंड मरीना में। शी वॉज सिटिंग ऑन द डोर स्टेप विद हर मदर। तो लग बाई चांस की बात, वो लड़की बाहर दरवाजे पर ही बैठी थी अपनी मदर के साथ। ही वॉज लिटिल शाई बिकॉज ही हैड नॉट सीन हर फॉर सो। अब उसे थोड़ी थोड़ी शर्म भी आ रही थी, शाई फील कर रहा था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था उसको देखे बिना। अब देखते हैं आगे उसका रिजल्ट क्या होता है। ही आस्क्ड हर, अब उसने पूछा। शी हैड नॉट रिसीव्ड द लेटर दैट ही हैड रिटन टू हर टू से दैट ही वॉज कमिंग होम। उसने पूछा क्या मैंने जो लेटर लिखा था वो तुम तक नहीं पहुंचा। तो राइटर कहता है हाँ, यस दे हैड रिसीव्ड अ लेटर, कि उन्हें लेटर मिला था। एंड दे हैड बीन टोल्ड बाय अनदर ऑफ द आइलैंड बॉयज दैट ही वॉज इल। और आइलैंड के दूसरे लड़कों को भी ये पता चल चुका था कि वो बीमार है। तो ये खबर लड़की वालों को ही पता चल गई। यस, दैट वॉज वाई ही वॉज बैक, वॉज इट नॉट अ पीस ऑफ लक। और इसी वजह से वो वापस आ गया। तो क्या ये उसके लिए एक गुड लक था, एक पीस ऑफ लक था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओह बट दे हैड हर्ड दैट ही वुड नेवर बी क्वाइट वेल अगेन। लेकिन उन्होंने ये भी सुना कि वो दोबारा कभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा, वो कभी भी दोबारा ठीक नहीं होगा। द डॉक्टर टॉक्ड अ लॉट ऑफ नॉनसेंस बट ही न्यू वेरी वेल दैट नाउ ही वॉज होम अगेन ही वुड रिकवर। तो उसने सोचा डॉक्टर तो कुछ भी कहते रहते हैं, बकवास करते रहते हैं, नॉनसेंस बोलते रहते हैं, अब मैं घर आ गया हूँ, ठीक हो जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। दे वॉज साइलेंट फॉर अ लिटिल। वहाँ पर खामोशी छा गई थी जब उसने पूछा था कि क्या तुम्हें कोई लेटर मिला था, नहीं मिला था। एंड देन द मदर नज्ड द गर्ल, नज्ड यानी उसको थोड़ा सा हाथों से धक्का देकर कहा कि चलो इसे बता दो कि तुम उससे शादी नहीं करोगी। शी डिड नॉट ट्राई टू सॉफ्टन द ब्लो, लेकिन उसने सॉफ्ट करने की कोशिश नहीं की। ब्लो मतलब उधर से जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको सॉफ्टली उसने जवाब नहीं दिया, सीधे सीधे वही बता दिया जो उसकी माँ ने उससे बोलने के लिए कहा होगा। शी टोल्ड हिम स्ट्रेट आउट with the blunt directness of her race that she could not marry a man who would never be strong enough to work like a man. Blunt directness यानी जैसे धार नहीं होती किसी चीज़ में, जिस चीज़ में धार होती है वही एंटर कर पाता है किसी चीज़ में। तो लेकिन बहुत रूडपन से उसने कहा, बहुत रूडनेस के साथ कहा कि मैं किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं कर पाऊंगी जो एक मैन की तरह, एक आदमी की तरह काम नहीं कर पाएगा। दे हैड मेड अप दियर माइंड्स, हर मदर एंड फादर एंड शी, एंड हर फादर वुड नेवर गिव कंसेंट। तो उन लोगों ने अपना इरादा बना लिया था, उसकी मम्मी पापा ने भी और उसने भी। और उसने ये भी बता दिया कि अब पापा कभी भी तुमसे शादी की परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि अब तुम बीमार हो चुके हो और कभी भी ठीक नहीं हो पाओगे। तो ऐसी लाइफ जीने वाले इंसान के हाथ में कोई भी अपनी बेटी का हाथ नहीं देगा। तो यहाँ ये हाफ स्टोरी हो चुकी है, और इससे आगे क्या होता है क्लाइमैक्स हम कल एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ वंडरफुल डे।